Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 की भूगोल की किताब फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के एक बहुत ही ज़रूरी अध्याय पर बात करेंगे, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। नमस्ते। हाँ, ये टॉपिक न सिर्फ दुनिया को समझने के लिहाज से जरूरी है, बल्कि यूपीएससी की तैयारी में भी इसकी अहम भूमिका है। बिल्कुल। हम अक्सर विकास की बात करते हैं, पर ध्यान सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ पर जाता है, जीडीटी पर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या विकास का मतलब सिर्फ पैसा है, या अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ना, या फिर इसका दायरा ज्यादा बड़ा है, कुछ इंसानी जिंदगी की बेहतरी से जुड़ा हुआ? सही सवाल है। आज हम इसी कुत्ती को सुलझाने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी के तथ्यों और यूपीएससी के नजरिए से। हमारा मकसद रहेगा कि इस चैप्टर के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें स्पष्ट करें और वो जरूरी बातें सामने लाएं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलो अब फोकस करते हैं सबसे पहले वृद्धि और विकास के फर्क पर। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो हैं नहीं। हाँ, ये बहुत ही फंडामेंटल अंतर है, समझना जरूरी है। देखिए, वृद्धि जैसा एनसीईआरटी कहता है वो मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव, मतलब उसे नापा जा सकता है। जैसे किसी शहर की आबादी बढ़ गई या देश की जीडीपी बढ़ गई। अच्छा, और ये मूल्य निरपेक्ष होती है, वैल्यू न्यूट्रल, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। एग्जैक्टली। जैसे शहर की आबादी 1 लाख से 2 लाख हो गई, ये वृद्धि है, पॉजिटिव ग्रोथ। लेकिन अगर वहां रहने की सुविधाएं, मान लीजिए स्वास्थ्य सेवाएं या शिक्षा या साफ पानी, वो सब बेहतर नहीं हुआ, तो फिर उसे विकास नहीं कहेंगे। यहीं पर विकास का असली मतलब आता है। विकास गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव, और हमेशा मूल्य सकारात्मक, वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा, यानी विकास का मतलब है क्वालिटी में सुधार। हाँ, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। सिर्फ संख्या बढ़ना विकास नहीं है। विकास तब होता है जब लोगों की जिंदगी बेहतर हो, उनके पास ज्यादा अच्छे विकल्प हो, उनकी क्षमताओं में इजाफा हो। तो ये साफ है कि विकास सिर्फ आर्थिक आंकड़ों का खेल नहीं है। वैसे दशकों तक तो यही होता रहा है ना, देशों की तरक्की को जीडीपी से ही नापते थे। बिल्कुल, यही सोच थी। लेकिन फिर सवाल उठा, और सही सवाल उठा, कि भाई ये जो आर्थिक तरक्की हो रही है, इसका फायदा आम लोगों तक पहुंच भी रहा है? क्या उनकी जिंदगी सच में बेहतर हो रही है, या बस कुछ अमीरों की जेबें भर रही हैं? एकदम सही। और इसी सोच ने, इसी सवाल ने मानव विकास की अवधारणा को जन्म दिया। इस कॉन्सेप्ट को एक व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक को। हाँ, डॉक्टर महबूब उल हक। उन्होंने 1990 में मानव विकास सूचकांक, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI बनाया था। बिल्कुल। उनके अनुसार विकास का असली मतलब है लोगों के विकल्पों को बढ़ाना, चॉइसेस, ताकि वो एक लंबा, स्वस्थ और गरिमापूर्ण, मतलब डिग्निफाइड जीवन जी सकें। ये बहुत गहरी बात है। विकास लोगों के लिए हो, न कि लोग विकास के इर्द गिर्द घूमते रहें। विकास का केंद्र बिंदु इंसान होना चाहिए। हाँ, और डॉक्टर हक ने ये भी कहा कि ये जो विकल्प है ये स्थिर नहीं होते, बदलते रहते हैं। और सार्थक जीवन का मतलब सिर्फ लंबा जीना नहीं है, उसका कोई उद्देश्य भी होना चाहिए, पर्पस। और इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि लोग स्वस्थ हों, अपनी प्रतिभाएं निखार सकें, समाज में भाग ले सकें और अपने लक्ष्य पाने के लिए स्वतंत्र हों। यहीं पर कैपेबिलिटीज और फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आता है ना, जिसका जिक्र प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी किया है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जानकारी की कमी या गरीबी या सामाजिक भेदभाव की वजह से लोग अपने बुनियादी विकल्प भी नहीं चुन पाते। जैसे एनसीईआरटी में उदाहरण ले कि एक गरीब बच्चा शायद डॉक्टर बनने का सोच भी ना पाए, क्योंकि शिक्षा तक पहुंची नहीं है, विकल्प सीमित हो गए। सही। या कोई बीमार है लेकिन इलाज नहीं करा सकता क्योंकि पैसे नहीं हैं। तो यहाँ क्षमताओं का निर्माण, कैपेबिलिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी हो जाता है। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, संसाधनों तक पहुंच में। जब क्षमताएं बनेंगी तभी तो लोग विकल्पों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसी सोच पर आधारित यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP 1990 से हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं उन 4 स्तंभों की जिन पर ये मानव विकास की पूरी इमारत टिकी है। एनसीईआरटी इन्हें 4 पिलर्स कहता है। हाँ, 4 स्तंभ ये हैं: समता, इक्विटी, सतत पोषणीयता
सस्टेनेबिलिटी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। पहला है समता, इक्विटी। इसका क्या मतलब हुआ? समता का मतलब है कि जो भी अवसर उपलब्ध है उन तक सभी लोगों की पहुंच बराबर होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। चाहे वो लिंग हो, जाति हो, आय हो, धर्म हो, कुछ भी, सबको समान मौका मिलना चाहिए अपनी क्षमता विकसित करने का। और एनसीईआरटी भारत का ही उदाहरण देता है कि कैसे स्कूल छोड़ने वालों में लड़कियों और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। हाँ, ये सीधे तौर पर अवसरों की असमानता दिखाता है, इक्विटी की कमी। बिल्कुल, ये भारत के संदर्भ में बहुत अहम मुद्दा है। दूसरा स्तंभ है सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि अवसरों की उपलब्धता लगातार बनी रहे, निरंतरता। ऐसा ना हो कि हम आज सारे संसाधन इस्तेमाल कर डालें और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही नहीं। हर पीढ़ी को समान अवसर मिलने चाहिए। इसमें पर्यावरण का ध्यान रखना भी शामिल है, जाहिर है। बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा स्तंभ है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या सिर्फ फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बढ़ाना है? नहीं, यहाँ उत्पादकता संदर्भ मानव श्रम की उत्पादकता से है। ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, लोगों की क्षमताओं का निर्माण करके उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा देकर, उनकी स्किल्स बढ़ाकर उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना। अच्छा, मतलब एक स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति देश के लिए ज्यादा उत्पादक होता है। सीधी सी बात है। और चौथा स्तंभ है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। ये शब्द तो बहुत सुना जाता है आजकल। एम्पावरमेंट का मतलब है अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेने की शक्ति होना, अपने विकल्प चुनने की ताकत। और ये शक्ति कैसे आती है? ये शक्ति आती है बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से, कैपेबिलिटी और फ्रीडम। इसके लिए जरूरी है कि शासन अच्छा हो, गुड गवर्नेंस हो और नीतियां जनोन्मुख हो, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज, जो लोगों को, खासकर जो हाशिए पर हैं, वंचित समूह हैं, उन्हें अपनी बात कहने और अपने हक के लिए लड़ने में सक्षम बनाए। तो ये चारों स्तंभ, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये मिलकर मानव विकास की नींव बनाते हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि भाई इस पूरी चीज को, इस ह्यूमन डेवलपमेंट को मापें कैसे? आपने HDI का जिक्र किया था, वो कैसे काम करता है? हाँ, तो मानव विकास को मापने के लिए UNDP मुख्य रूप से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI का इस्तेमाल करता है। ये 3 मुख्य आयामों, डायमेंशंस पर आधारित है और हर आयाम को बराबर वजन दिया गया है, 1/3 वेटेज। 3 आयाम कौन कौन से? पहला है स्वास्थ्य, हेल्थ। इसे मापते हैं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब एक औसत व्यक्ति कितने साल जिएगा। ठीक है। दूसरा है शिक्षा, एजुकेशन। इसके लिए 2 चीजें देखते हैं, एक तो वयस्क साक्षरता दर, अडल्ट लिटरेसी रेट, और दूसरा स्कूल में सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये ज्ञान तक पहुंच दिखाता है। और तीसरा आयाम है संसाधनों तक पहुंच, एक्सेस टू रिसोर्सेज। इसे मापते हैं क्रय शक्ति समता, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP के आधार पर प्रति व्यक्ति आय से, वो भी अमेरिकी डॉलर में। ये दिखाता है कि एक ठीक-ठाक जीवन स्तर, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जरूरी संसाधन लोगों के पास है या नहीं। अच्छा, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन तीनों को मिलाकर HDI स्कोर बनता है जी, जो 0 से 1 के बीच होता है। हाँ, 0.983 मतलब बहुत उच्च स्तर और 0.268 मतलब बहुत निम्न स्तर। ठीक है। इसके साथ एक और इंडेक्स भी है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, HPI। ये क्या है? ये HDI का पूरक है, कह सकते हैं। ये मानव विकास में कमी को मापता है। डेप्रिवेशन। ये उन लोगों की संख्या देखता है जो लंबा जीवन नहीं जी पाते, जिन्हें ज्ञान नहीं मिल पाता या जिनका जीवन स्तर बहुत निम्न है। ये तस्वीर का दूसरा पहलू है। अच्छा, पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, और ये एक क्रिटिकल मेंस पर्सपेक्टिव है कि HDI हमें एक औसत तस्वीर तो देता है देश की, लेकिन ये देश के अंदर जो असमानताएं हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। सही कहा। हो सकता है देश का ओवरऑल HDI स्कोर ठीक ठाक हो, लेकिन अमीर गरीब के बीच या शहरों गांवों के बीच या अलग-अलग राज्यों के बीच जमीन आसमान का फर्क हो, HDI से पकड़ नहीं पाता। ये इसकी एक सीमा है, लिमिटेशन। बिल्कुल, और इसी वजह से मानव विकास को देखने के और भी तरीके, मतलब अप्रोचेस विकसित हुए हैं।
एनसीईआरटी में 4 मुख्य उपागमों का जिक्र है। हाँ, मैंने देखा। आय उपागम, इनकम अप्रोच, कल्याण उपागम, वेलफेयर अप्रोच, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड्स अप्रोच और क्षमता उपागम, कैपेबिलिटीज अप्रोच। हाँ, आय उपागम तो सबसे पुराना और सीधा है। मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ, ये उपागम यही मानता है कि आय का स्तर ही व्यक्ति की स्वतंत्रता और विकल्पों को तय करता है। ये विकास को सीधे सीधे आर्थिक समृद्धि से जोड़ता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में ही बात की, ये थोड़ा अधूरा नजरिया है। हाँ, फिर है कल्याण उपागम, वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच सरकार को जिम्मेदार मानता है मानव विकास के लिए। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करे और लोगों का कल्याण बढ़ाए। इसमें लोग थोड़े निष्क्रिय माने जाते हैं, मतलब विकास के पैसिव रेसिपिएंट्स और सरकार प्रोवाइडर। अच्छा, तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड्स अप्रोच। इसे आईएलओ ने दिया था शायद। हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 6 बुनियादी जरूरतों पर जोर दिया गया: स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पानी, सफाई और घर। इसमें मानव विकल्पों के सवाल को थोड़ा पीछे रखा गया और बस बुनियादी जरूरतें पूरी करने पर फोकस था। और चौथा क्षमता उपागम, कैपेबिलिटीज अप्रोच, जिसका संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। बिल्कुल, ये उपागम कहता है कि मानव विकास की कुंजी है इंसानी क्षमताओं का निर्माण, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, संसाधनों तक पहुंच में। अगर लोगों में क्षमताएं होंगी तो वो अपने विकल्पों का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे और एक सार्थक जीवन जी सकेंगे। ये ज्यादा फोकस इंसान की स्वतंत्रता और क्षमता पर करता है। ये चारों उपागम अलग अलग पहलू दिखाते हैं मानव विकास के। अब अगर हम भारत पर आएं तो यहाँ क्या स्थिति है? एनसीईआरटी के आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, एनसीईआरटी में यूएनडीपी की 2005 की रिपोर्ट का जिक्र है और प्रीलिम्स के लिए ये डेटा पॉइंट नोट करना जरूरी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत 172 देशों में 127वें स्थान पर था। 127वां स्थान। हाँ, और भारत का एचडीआई स्कोर था 0.602। इसे मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया था, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये 2005 के आंकड़े हैं, स्रोत पुस्तक के अनुसार। हाल के वर्षों में भारत की रैंकिंग और स्कोर में बदलाव हुए हैं, तो लेटेस्ट यूएनडीपी रिपोर्ट देखना जरूरी है। हाँ, वो तो है, लेकिन 2005 का 127वां स्थान भी यही दिखाता है कि आर्थिक तरक्की तो हुई, पर मानव विकास के मामले में चुनौतियां बहुत बड़ी रही हैं। गरीबी, कुपोषण, निरक्षरता, सामाजिक भेदभाव, ये सब समस्याएं तो थी ही। बिल्कुल, और जैसा हमने पहले भी कहा, एचडीआई स्कोर पूरी कहानी नहीं कहता। बहुत से ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारक हैं जो मानव विकास पर गहरा असर डालते हैं, जैसे उपनिवेशवाद का असर, संसाधनों का शोषण, संस्थागत दिक्कतें, या फिर समाज में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव। ये सब एचडीआई में पूरी तरह से कैप्चर नहीं होता। सही बात है। और भारत के अंदर भी तो तस्वीर एक जैसी नहीं है, राज्यों के बीच बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ, ये असमानता तो बहुत साफ दिखती है। योजना आयोग के आंकड़ों जो एनसीईआरटी में दिए हैं के हिसाब से देखें तो केरल टॉप पर था 0.638 के एचडीआई स्कोर के साथ, और प्रीलिम्स के लिए केरल का ये टॉप पोजीशन याद रखना जरूरी है। हाँ, केरल हमेशा आगे रहता है इन मामलों में। उसके बाद पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये राज्य अपेक्षाकृत बेहतर थे। बिल्कुल, और दूसरी तरफ बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये राज्य काफी नीचे थे उस समय एनसीईआरटी स्रोत के अनुसार। बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा, असम, ये निचले पायदान पर। तो ये जो इतना बड़ा गैप है राज्यों के बीच, इसके कारण क्या है? केरल इतना आगे क्यों और ये राज्य पीछे क्यों? इसके कई मिले जुले कारण हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, और उसमें भी खास तौर पर महिला साक्षरता। केरल की लगभग 100% लिटरेसी उसके उच्च एचडीआई का एक मुख्य कारण है। जिन राज्यों में साक्षरता कम है, खासकर महिलाओं की, वहां एचडीआई स्कोर भी कम मिलता है। यानी शिक्षा की भूमिका बहुत अहम है, और आर्थिक विकास का स्तर भी मायने रखता है। जो राज्य इकोनॉमिकली ज्यादा डेवलप्ड हैं, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उनका एचडीआई भी आमतौर पर बेहतर होता है, क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य, शिक्षा में निवेश करने के लिए ज्यादा संसाधन होते हैं। हाँ, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच कैसी है, सामाजिक राजनीतिक कारक कैसे हैं, जैसे भूमि सुधार कितने प्रभावी हुए, सरकार की नीतियां कैसी हैं, सोशल जस्टिस को लेकर कमिटमेंट कितना है,
ये सब चीजें भी रोल प्ले करती हैं। और शायद ऐतिहासिक कारण भी, उपनिवेश काल की नीतियां। बिल्कुल। उपनिवेश काल की विरासत, उससे पैदा हुई क्षेत्रीय असमानताएं, सामाजिक दिक्कतें, उनका असर आज भी दिखता है। तो ये एक क्रिटिकल मेंस पर्सपेक्टिव है कि भारत में मानव विकास की तस्वीर एक समान नहीं है, बहुत जटिल है। राष्ट्रीय औसत के पीछे राज्यों के बीच भारी अंतर छुपा है। एक तरफ केरल जैसे राज्य हैं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के पास हैं, तो दूसरी तरफ कई बड़े राज्य हैं जो अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सही कहा। और इन क्षेत्रीय असमानताओं को समझना और इन्हें कम करने के लिए टारगेटेड पॉलिसी बनाना, ये भारत के सस्टेनेबल और समावेशी विकास के लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने योजनाबद्ध विकास और सामाजिक न्याय पर जोर तो दिया है, पर रास्ता अभी भी लंबा है। बिल्कुल। मानव विकास सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये असल में लोगों की जिंदगी, उनकी गरिमा, उनकी आजादी और उनके भविष्य से जुड़ा है। तो आज हमने एनसीईआरटी के इस महत्वपूर्ण अध्याय के जरिए मानव विकास के सही मतलब को समझा। ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, बल्कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके विकल्पों का विस्तार और उनकी क्षमताओं का विकास है। हाँ, और हमने इसके 4 स्तंभों समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण को भी समझा। साथ ही देखा कि एचटीआई इसे कैसे मापता है और उसकी सीमाएं क्या है। और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये चैप्टर सिर्फ प्रीलिम्स के फैक्ट्स जैसे एचटीआई रैंक, टॉप बॉटम राज्य ही नहीं देता, बल्कि मेंस के लिए एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क भी तैयार करता है। बिल्कुल। विकास के अलग-अलग उपागमों को समझना, ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्क जानना, भारत में रीजनल डिस्पैरिटी के कारणों का विश्लेषण करना, ये सब जरूरी है। Now, let's quickly summarize the key takeaways for prelims. Okay. Key terms and facts for prelims. Human development concept, Dr. Mehboob ul Haq, UNDP, Human Development Report, HDI, Human Development Index, HPI, Human Poverty Index. 3 dimensions of HDI: health, life expectancy, education, literacy and enrollment, access to resources, purchasing power. 4 pillars: equity, sustainability, productivity, empowerment. India's HDI rank 127 as per 2005 report in source. India's HDI category medium as per source. Highest HDI state in India, Kerala as per source. Lowest HDI states, Bihar, MP, UP, Orissa, Assam as per source. GNH, gross national happiness, Bhutan mentioned as an alternative measure. Bilkul. And for mains, key analytical points for mains. Crucial difference between quantitative growth and qualitative development. Significance of the human-centric human development approach over purely economic indicators. Importance of the 4 pillars, especially equity and sustainability for holistic development. Analysis of the causes behind significant regional disparities in human development levels across Indian states, linking literacy, health, economic factors, governance. Critical understanding of the limitations of HDI in capturing the full picture of well-being and distribution. बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या HDI जैसे सूचकांक, जो मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा और आय पर ही केंद्रित हैं, वो भारत जैसे इतने विविध देश में खुशहाली या सार्थक जीवन के सभी पहलुओं को सही मायने में माप सकते हैं? अच्छा सवाल है। या फिर हमें भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH जैसे वैकल्पिक मापदंडों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जो मानसिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विविधता, सामुदायिक जुड़ाव जैसे पहलुओं को भी महत्व देते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय PPP पर। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.